2 जून को ही मैंने 12 बजे 12:30 दिन में मैंने एसएसपी लखनऊ के रूप में चार्ज लिया और ये घटना जो स्टेट गेस्ट हाउस के नाम से जानी जाती है वो शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे के लगभग हुई और उसी वक्त जो है पूरी घटनाक्रम को मैंने इस किताब में लिखा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस किताब में इस चीज़ को मैंने ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दिया है। मुलायम सिंह आपसे खुद कहते हैं कि एसएसपी साहब, अगर मैं आपका ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मेरी सरकार में जो बसपा ने समर्थन दिया है वो वापस ले लेंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी। जी, हाई थे उस समय, चूंकि 3 साल के बाद मैं मिल रहा था और बार बार मुझे इस बात को कौंध रहा था कि आफ्टर ऑल मेरी गलती क्या है। मैंने जो भी किया लगातार हर रोज वो बात। एब्सोल्युटली 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज होते थे अधिकारियों पे? अगर होते थे तो क्या? नहीं, देखिए, कोई भी कुशल शासक जो है, प्रशासक जो है, वो नाराज होगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही जमीनी नेता थे और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। कानून व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो मायावती जी भी बहुत अच्छी प्रशासक थी, लेकिन उनके समय में भी इस प्रकार के अपराध हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास बात जो हमेशा चर्चाओं में रहती है वो होती है कानून व्यवस्था। वो कानून व्यवस्था जब राम मंदिर आंदोलन का जो फैसला आता है तब सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैसी कानून व्यवस्था रहेगी। और उसी राज्य में जब एक कांड, जिसे गेस्ट हाउस कांड कहते हैं, वो होता है, तब भी चुनौती होती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था को संभाला जाए। आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओपी सिंह सर के बारे में आपको बता दें कि अभी हाल ही में ओपी सिंह सर की एक किताब आई है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किताब का नाम है खास तौर से क्राइम, ग्रिम्स एंड गम्पशन, केस फाइल ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह। ये पेंगुइन ने छापी है इस किताब को, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। चाहे वो तमाम मुद्दे हों, मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव की राजनीति और उनकी सरकार के कामकाज, और वर्तमान में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे तब 2 साल तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह सर रहे। सर, आपसे पहला सवाल, जो सबसे बड़ा जो यूपी की राजनीति की अगर हम बात करें, गेस्ट हाउस कांड, क्या था वो मामला जब आप वहां पर मौजूद थे? देखिए, ये स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो है वो 1995 का था और इसके पहले कि मैं इस संबंध में कुछ बताऊं, मैं उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ और उसके बाद सरकार, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उस राष्ट्रपति शासन के बाद फिर 1993 में इलेक्शन हुआ और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच समझौता हुआ। उन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और एक साझा सरकार बनाई। सपा बसपा ने मिलकर एक सरकार बनाई और उस समय मैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का पुलिस अधीक्षक था। 1993 के दिसंबर में, या यूं कहिए कि 31 दिसंबर 1993 को मुझे एसएसपी बुलंदशहर का चार्ज मिला और मैंने 1 जनवरी 1994 से एसएसपी बुलंदशहर के रूप में काम करना शुरू किया। ये उस समय की बात है जब 1994 में और 1995 के जून तक सपा और बसपा की सरकार एक साथ काम करती रही, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अंदर से अंदरूनी मामला होता गया जिसके कारण संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे और 1995 में मुझे एसएसपी लखनऊ के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। 1994 में मैं पहली बार 6 महीने के बाद मैं एसएसपी लखनऊ बना और उस समय बहुजन समाज पार्टी की जो नेता थी सुश्री मायावती जी और कांशी राम जी, इन लोगों ने ये कहकर मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने इनकाउंटर्स किए हैं या उनको अच्छे ढंग से नहीं देखा है और उसके कारण मेरा स्थानांतरण किया जाए। और बाद में जब 1995 के 2 जून को, इनफैक्ट 1 जून को जब सरकार से विड्रॉ किया गया सपोर्ट, तो उसके बाद मुझे पुनः वहाँ पे एसएसपी बनाया गया। इनफैक्ट बीच में मैं एसएसपी कुंभ मेला था और उस कुंभ मेला के समाप्ति के बाद, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल कुंभ मेला हुआ 1994-95 का, और उस कुंभ मेला की समाप्ति के बाद लगभग 3 महीने तक मैंने अपने पोस्टिंग का इंतज़ार किया। नॉर्मली ये होता है कि जब कुंभ मेले का कोई
संपादन बहुत सफलतापूर्वक करता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या एसएसपी हो, तो उसे एक चॉइस पोस्टिंग दी जाती है। मैंने कोई चॉइस नहीं मांगा, लेकिन 3 महीने के इंतज़ार के बाद जब 1 जून 1995 को बसपा ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो समाजवादी पार्टी ने एक मैसिव ट्रांसफर्स किए, बहुत ही मेजर रिशफल किया। उसमें लगभग 34 आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स ट्रांसफ़र हुए और मुझे पुनः वहाँ पे एसएसपी लखनऊ बनाया गया। और 2 जून को ही मैंने 12 बजे, 12:30 बजे दिन में मैंने एसएसपी लखनऊ के रूप में चार्ज लिया। और ये घटना जो स्टेट गेस्ट हाउस के नाम से जानी जाती है, वो शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे के लगभग हुई। और उसमें सपा और बसपा के विधायक जो हैं आपस में इस बात को कह रहे थे कि हमारे कुछ विधायकों को सपा के पास आना चाहते थे, बसपा ने उनको रोक लिया और बसपा कह रही थी कि उनको किडनैप करके ले जाया जा रहा है। और उसी वक्त जो है पूरी घटनाक्रम को मैंने इस किताब में लिखा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस किताब में इस चीज़ को मैंने ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दिया है। तो उसमें ये पूरा वर्णन दिया गया है कि कैसे ये पूरी घटना हुई और उस घटना में पुलिस का पक्ष क्या रहा। एज एसएसपी बाद में मुझे निलंबित कर दिया गया। तो मैंने यही कहना चाहा है इस किताब के माध्यम से कि मेरे प्रति अन्याय हुआ और उस समय की सरकार ने, जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने सबसे पहला आदेश किया कि मुझे निलंबित किया। और मुझे बार बार ये लग रहा था कि मुझे ही क्यों निलंबित किया गया, मेरा कसूर क्या था, जबकि सारी चीज़ों को वहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन के तौर पर लिया गया था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या एडीएम सिटी हो, एसपी सिटी हो या स्वयं मैं हूँ। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था थी और हम लोगों ने एक माननीय विधायक को जिन्हें किडनैप किया जा रहा था, उनको हम लोगों ने रोका, लाठी चार्ज किया। तो मेरे हिसाब से पूरी व्यवस्था को कायम रखी गई। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ ने भी इस बात को बड़ी हैरानी अपने आदेश में कहा कि कोई ऐसा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस नहीं मिला जिससे कि इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत फेयर कहा जा सके, क्योंकि मेरे ऊपर केसेस लादे गए। तो इन सब चीज़ों का मैंने इस किताब में विवरण दिया है और वर्णन किया है। बिल्कुल सर, आपने अभी जो जिक्र किया कि बसपा की जो तत्कालीन नेता, यानी कि अभी भी जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और कांशीराम जी थे, तो उनके तमाम आरोप लगे। एक नाम आता है महेंद्र फौजी का, जो आपने कहा कि एनकाउंटर्स हुए उस दौरान, आपकी किताब में भी देख रहा था मैं कि जिक्र मिलता है महेंद्र फौजी का। वो जो एनकाउंटर था वो क्या, क्योंकि उस बात पर आपत्ति बसपा सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उठाई कि एनकाउंटर्स जो हैं वो जानबूझ के हो रहे हैं। क्या था वो पूरा मामला? क्योंकि गेस्ट हाउस कांड के पीछे की हम अगर, गेस्ट हाउस कांड 2 जून 1995 को होता है, लेकिन उसके पीछे जो 3 साल सरकार चली, 2 साल सरकार चली, उसमें क्या कुछ हो रहा था, आप किस नजरिए से देख रहे थे? देखिए, बिल्कुल सही कहा और सही पूछा आपने। 1994 में जब मैं एसएसपी बुलंदशहर बना, तो मैंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समय काफ़ी क्राइम्स हो रहे थे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में उत्तर प्रदेश के उस पश्चिमी भाग के इलाके में होती थी। महेंद्र फौजी एक बहुत ही एक गैंग लीडर था, अपने गैंग को चलाता था और उसके खिलाफ कई मुकदमे थे। और वो न केवल उत्तर प्रदेश के द्वारा बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स के द्वारा वांटेड था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1994 में महेंद्र फौजी के सिर के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। 1 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित कर रखा था और 1 लाख रुपया दिल्ली पुलिस ने कर रखा था। 1994 में 2 लाख रुपए का इनामी होना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस महेंद्र फौजी को पुलिस ने कई सालों तक नहीं पकड़ पाई और अंत में उसका एक बहुत ही चांस इनकाउंटर हुआ। और उस इनकाउंटर में महेंद्र फौजी जो है, हम लोग जानते भी नहीं थे कि महेंद्र फौजी है, और एक चांस इनकाउंटर में पुलिस पिकेट के द्वारा एक इनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारा गया। और इस इनकाउंटर से जहां लोगों में काफ़ी खुशी हुई, लोगों में काफ़ी इसकी सराहना की गई, वहीं पर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। और उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि महेंद्र फौजी के मारे जाने से एक विशेष समुदाय जो है वो बसपा से, गुर्जर समुदाय, वो बसपा से नाराज हो गई। और वही कारण था कि जब बाद में कुछ ही दिनों के बाद मेरठ के हस्तिनापुर में जब बाई इलेक्शन होने वाला था, तो उसमें उस बाई इलेक्शन में बसपा के कैंडिडेट की हार हुई और संभवतः बसपा ने ये सोचा कि ये हार का कारण ही महेंद्र फौजी का इनकाउंटर है, जबकि इनकाउंटर जो है बहुत ही
प्रोफेशनल तरीके से, जो एक चांस इनकाउंटर होता है जिसमें एक क्रिमिनल अगर पुलिस पे गोली चलाता है तो पुलिस भी प्रतिरोध के मामले में प्रतिरोध कर उसके ऊपर फायर करती है। तो ये जो आरोप लगाया गया पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, इस आरोप की वजह से उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ के एसएसपी का ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने हमें वहाँ से एसएसपी लखनऊ बनाया, क्योंकि लखनऊ भी उस समय बहुत डिस्टर्ब चल रहा था और वहाँ सीरियल किलिंग्स हो रहे थे, बहुत सी हो रही थी। तो मुझे एक अच्छे ऑफिसर के रूप में समझा जाने लगा और उन्होंने फिर मेरा ट्रांसफ़र एसएसपी लखनऊ के रूप में किया। लेकिन वहाँ पे भी मैं 2 महीने से ज़्यादा नहीं रुक पाया, क्योंकि वहाँ पे 10 जून 1994 को मेरी नियुक्ति के बाद कांशीराम जी ने और मायावती जी ने दोनों ने ये आरोप लगाया कि इन्हें, हम लोगों ने डिमांड किया था ट्रांसफ़र के लिए और मुलायम सरकार ने इन्हें और पदोन्नति करके एसएसपी लखनऊ बना दिया। और वहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद मुलायम सिंह जी ने हमारा ट्रांसफ़र फिर वहाँ से कर दिया और उन्होंने इस शब्द को कहा जो मुझे अभी भी याद है और जो मैंने अपने किताब में भी लिखा है कि यदि मैं आपको नहीं हटाऊंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी। जी, ये बड़ी बात जो इस पूरी किताब में एक निकल कर सामने आती है कि मुलायम सिंह आपसे खुद कहते हैं कि एसएसपी साहब, अगर मैं आपका ट्रांसफ़र नहीं करूंगा तो मेरी सरकार में जो बसपा ने समर्थन दिया है वो वापस ले लेंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये उन्होंने मुझसे कहा और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कहीं पे भी आप करें, मुझे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करना है और जहाँ भी एक आईपीएस ऑफिसर और फॉर दैट मैटर कोई भी सिविल सर्वेंट जो है, जहाँ उसकी नियुक्ति होगी वो वहाँ काम करेगा। और उन्होंने फिर मुझे एसएसपी कुंभ मेला के रूप में, उस समय इलाहाबाद ये कहा जाता था, आजकल प्रयागराज कहा जा रहा है, तो वहाँ पे मेरी नियुक्ति हो गई और वहाँ मैंने कुंभ मेले का बहुत ही सफल संपादन किया। बहुत अच्छे ढंग से, इंसिडेंट फ्री रहा वो, और बहुत अच्छे ढंग से कुंभ मेले को उसका आयोजन किया, उसमें पुलिस व्यवस्था की गई और अंततोगत्वा मार्च 1995 में जब कुंभ मेला ख़त्म हुआ तब मैंने प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया कि मेरी नई नियुक्ति होगी और मुझे करीब 3 महीने के इंतज़ार के बाद फिर पुनः मुझे दूसरी बार एसएसपी लखनऊ बनाया गया। और जब ये स्टेट गेस्ट हाउस कांड उसी दिन, मात्र आप सोचें कि केवल कुछ घंटों के अंदर स्टेट गेस्ट हाउस की ये घटना हुई और मैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों साथ साथ स्टेट गेस्ट हाउस में गए। इनफैक्ट कई जगहों पे ये इन सब चीज़ों का बड़ा डिस्टॉर्टेड व्यू लिया गया है। र्यूमर्स बहुत फैल रहे थे, उन र्यूमर्स में 1-2 र्यूमर्स का भी जिक्र मैंने किया है और इस तरह की बातें बताई जा रही थी कि उनको मारने का प्रयास किया गया और उनको जलाने का प्रयास किया गया मायावती जी को। तो इन सब चीज़ों का वर्णन मैंने किया है। मैंने अपना पक्ष रखा है कि किस प्रकार स्टेट गेस्ट हाउस में पुलिस की मुखिया होने के नाते मैंने काम किया और इस बात को मैंने कहा कि क्यों मुझे ही सिंगल आउट किया गया। तो स्टेट गेस्ट हाउस के ऊपर जो चैप्टर मैंने लिखा है वो इसी बात के लिए है। सर, इस पूरी चर्चा में एक बात जो आपने जिक्र किया कि लगभग जब आपका सस्पेंड हुआ, आप पहले 2 तारीख को ही लखनऊ आए, तो एक बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये खबर कब मिली कि आपको वापस से लखनऊ का चार्ज मिल रहा है? चूँकि आपने बताया कि 1 तारीख को ही ये विड्रॉल बसपा के द्वारा ले लिया गया था, तो आपको लग रहा था कि आपको लखनऊ भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ बड़ा हैपनिंग हो सकती थी। आप इस चीज़ को लेकर कितना मेंटली प्रिपेयर थे? देखिए, मुझे प्रीमोनिशन तो था, एक आशंका तो थी कि ये बहुत उचित समय नहीं है जिसे जो ट्रांसफ़र का हो, लेकिन एक सिविल सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर के पास कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आपको कहीं पोस्ट किया जा रहा हो या कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ उस समय भी मैं सस्पेंड किया जा सकता था आदेशों की अवहेलना के रूप में। तो और मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि स्टेट गेस्ट हाउस में कुछ होने वाला है। तो मैंने एक सामान्य तौर तरीके से, सामान्य रूप से वहाँ पे मैंने चार्ज लिया और मैंने 12 साढ़े 12 बजे चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद मैंने तत्कालीन डीजीपी से मुलाकात की। उस समय मुहर्रम होने वाला था, मुहर्रम त्यौहार जो है वो शुरू होने वाला था और मुहर्रम लखनऊ का बहुत ही सेंसिटिव फेस्टिवल माना जाता है। उसके पहले 1994 में मैंने मुहर्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित किया था और सभी लोगों की, सभी पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की का जो फोकस था वो मुहर्रम के ऊपर था और जो भी कुछ सूचनाएं मिल रही थी उसके लिए वहाँ पर पुलिस बल पर्याप्त रूप से तैनात किया गया था स्टेट गेस्ट हाउस में। उन लोगों ने हमें बताया भी कि सारी स्थिति नॉर्मल है
और 4 साढ़े 4 बजे के लगभग मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कॉल ऑन करने गया, चूँकि मैं उसी दिन मैंने चार्ज लिया। और वहीं पर जब हम बैठे थे तो इस तरह की सूचना आई कि वहाँ पे स्थिति ख़राब हुई है। तो हम लोगों ने पहले एडीएम सिटी और एसपी सिटी को वहाँ भेजा, और बाद में जब देखा कि नहीं, हम लोग को स्वयं जाना चाहिए, तो हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों एक ही कार में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कार में ही स्टेट गेस्ट हाउस पहुँचे 5 बजे, 5 सवा 5 के लगभग। और उसके बाद हम लोगों ने जो भी कुछ किया वो बहुत ही वैधानिक रूप से अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ हमने किया। एक क्राउड मैनेजमेंट के हिस्से में जो ड्रिल किया जाता है कि किस प्रकार हम एक्सेस कंट्रोल को बाधित करें, किस प्रकार हम वहाँ लोगों को वहाँ से हटाएं और एक ऑर्डर मेंटेन करें, वो हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे ढंग से किया। ये जो बात आती है कि 2 तारीख को आप चार्ज लेते हैं और 4 तारीख को आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, आपको अंदाजा हो गया था कि क्या जो नई बीएसपी की सरकार बनी है, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है उस समय मुख्यमंत्री बनती हैं, और सबसे पहले ही दिन मतलब तुरंत ही ऑर्डर आता है कि आपको सस्पेंड किया गया है? किस तरीके से, क्या झटका लगा आपको? क्या देखिए, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि पूरे गेस्ट हाउस के प्रवास के दौरान जब मैं वहाँ पे मैं वहीं पर बना रहा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बदल गए लेकिन मैं वहीं बना रहा। 2 तारीख को शाम 5 बजे से लेकर रात में भी वहीं रहा। 3 तारीख को मैं दिन भर वहीं रहा। तो मुझे ये अनुमान नहीं था कि मेरी कोई गलती निकाली जाएगी। और जब 3 तारीख की रात में राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था, तब मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि शायद हो सकता है आपको सस्पेंड किया जाए। और मुझे बहुत हैरानी हुई कि क्यों मुझे सस्पेंड किया जाएगा और मुझे ही क्यों सस्पेंड किया जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये थी। लेकिन आदेश का पालन तो करना बहुत ज़रूरी है, और 4 तारीख की सुबह जब आदेश आया तो मैंने हैंडओवर पहले किया। एसएसपी पहले हैंडओवर करने का ट्रांसफ़र का आया और उसके तुरंत बाद सस्पेंशन का आदेश आया, तो मैंने आदेश का पालन किया। और उसके बाद मैं लगभग 150 दिनों तक सस्पेंड रहा। मैंने इस सस्पेंशन के ख़िलाफ़ न्यायालय में भी दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में मायावती जी को पर्सनली, मैंने उनको एक पार्टी बनाया कि ये गलत हुआ है, और मैंने अपने पक्ष को रखने की कोशिश की। बट फॉर्चुनेटली मायावती जी की सरकार ही गिर गई कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन हो गया। तो उसके बाद राज्य सरकार ने न केवल मुझे रीइंस्टेट किया, बल्कि मुझे फिर एआईजी पीएसी के रूप में पहले पोस्ट किया, और उसके बाद मैं एसएसपी मुरादाबाद बन के कार्य करने लगा। और बाद में सब्सिक्वेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे सारे केसेस को विड्रॉ किया। मेरे खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चल रही थी उसको उचित निर्णय लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने उसको भी वापस लिया। तो इस प्रकार की पूरी कहानी स्टेट गेस्ट हाउस की थी। सर, हम लगातार राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक आखिरी बात जो आती है कि 3 साल बाद आपकी मायावती जी से मुलाकात होती है। क्या था, आपने किताब में जिक्र किया कि आपने मायावती जी को वहाँ पर मिलने का मौका मिला, तो आपने जो उनको शब्द कहे वो किस स्थिति में थे, वो जो आपने पूरी अपनी किताब में बाकायदा जिक्र भी किया है कि उस दौरान आपने कहा, और जो उनका रिएक्शन था वो चौंकाने वाला था। कैसा था वो? देखिए, कोई चौंकाने वाला रिएक्शन नहीं था। मायावती जी बहुत ही सहज भाव से मेरी मुलाकात हुई, और मेरी इच्छा मायावती जी से मिलने की इसलिए भी थी कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आफ्टर ऑल मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया, मुझे क्यों चयनित किया गया, मुझे क्यों इंगित किया गया इस पूरे प्रक्रिया के दौरान। और कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। 1998 में जब मैं डीआईजी आजमगढ़ रेंज था, तो मायावती जी वहाँ पे अपने पार्टी के काम से वहाँ आई थी। वो वहाँ 1 या 2 दिन रहीं, और उस स्टेट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मैंने सोचा कि ये एक मौका है जिससे मैं उनसे मिलूं और अपनी बात कहूं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये लगा रहता था कि मैं उनसे ज़रूर ये बात पूछूं कि आफ्टर ऑल मुझे क्यों आइडेंटिफाई किया गया, मुझे क्यों सिंगल आउट किया गया। तो 1998 में मैंने अपने सीओ सिटी को भेजा उनके पास, और मैंने अपॉइंटमेंट मांगी। उन्होंने तुरंत अपॉइंटमेंट मुझे दिया, और मैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनसे मिलने गया। और उसी समय का ये वाक़या है जो मैंने अपने किताब में भी लिखा है कि मैंने अपनी पूरी बात कही,
और इमोशंस इतने हाई थे उस समय, चूँकि 3 साल के बाद मैं मिल रहा था और बार बार मुझे इस बात को कौंध रहा था कि आफ्टर ऑल मेरी गलती क्या है, मैंने जो भी लगातार किया 3 लगातार साल, हर रोज वो बात। एब्सोल्युटली। और लगता था कि मैंने अपने काम को बहुत ही लीगल तरीके से किया, जो भी मेरे पास वो था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, एडीएमसीटी थे, एसपीसीटी थे, सभी लोगों ने मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन लेकर हमने किया, लाठी चार्ज किया। उस विधायक जी को हम लोगों ने किडनैप होने से बचाया, वहाँ पे एक ऑर्डर की व्यवस्था, एक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया स्टेट गेस्ट हाउस में, वहाँ रहे हम लोग। और इस प्रकार पूरा एक वाक़या हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे ही क्यों सिंगल आउट किया गया, और इस बात का मुझे हमेशा अंदर से ये कौंधता रहा कि मैं अगर मौका मिला तो मैं मायावती जी से ये पूछूंगा। और ये मौका तब था जब वो बिल्कुल आउट ऑफ पावर थी, मुख्यमंत्री नहीं थी उस समय, और तब मैंने पूछा। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मैं इमोशंस के कारण भावुक हो गया था, बहुत ही भावुक। बहुत कभी कभी आप इमोशंस के कारण भी आपको लगता है कि आप कांप रहे हैं। इतना भारी बोझ, कहा जाता है कि या तो आपके आंसू निकल रहे हो या इमोशंस इतने हों कि आप जो कहना चाहते हैं वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं कह पाते हैं। और मैंने अपनी बात कही, और मुझे कोई उत्तर की उम्मीद नहीं थी और मैं उत्तर मांगने की भी नहीं गया। मुझे लगता था कि मैं शायद हल्का महसूस करूंगा जब मैं अपनी पूरी बात उनके सामने कहूँगा। और उतना कह के और फिर मैंने अपना ग्रीटिंग्स उनको दिया, सैल्यूट किया, और उसके बाद मैं चला आया। तो ये पूरा वाक़या हमने अपनी किताब में लिखा है और ये दर्शाया है कि मेरी मनः स्थिति उस समय क्या थी। मुलायम सिंह यादव, हम मायावती की इतनी चर्चा कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से जब आप मिलते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर, कैसे नेता थे वो? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही ज़मीनी नेता थे और उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। मैं शायद ही ऐसे राजनेता को जानता हूं जिनकी मेमोरी इतनी शार्प हो। और वो ही वॉज रूटेड टू द ग्राउंड, और बहुत ही एक सॉफ्टनेस था उनके। हालांकि उनकी बातें बहुत समझ में नहीं आती थी, उनके बोलने का जो अंदाज़ था वो बहुत ही प्यारा सा था अंदाज़। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक फादरली फिगर की तरह वो बात करते थे। और मुझे लगा कि मुझे उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर पूरा सपोर्ट किया, और तुरंत उन्होंने मुझे न सस्पेंड किया न ट्रांसफ़र किया, और बल्कि इस बात को रखा जब उनके ऊपर ये हुआ कि शायद पॉलिटिकल कंपल्शंस हो, तभी उन्होंने कोई निर्णय लिया कि जिससे मुझे वहाँ से कुंभ मेले के तौर पर स्थानांतरित किया। तो मैं उन्हें एक बहुत ही कुशल प्रशासक और एक बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ समझता हूँ, और उनमें एक हार्ट टू हार्ट बात करने की क्षमता थी, बहुत ही अच्छे ढंग से किसी को बताते थे या बोलते थे, और निर्णय बहुत ही अपने ढंग से लेते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे अपने और ही वॉज अ ट्रू पॉलिटिशियन। मायावती, मुलायम सिंह यादव, बात आती है इस पूरी किताब जब मैं देख रहा था, जिक्र मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आपने लिखा है कि बिफोर योगी आदित्यनाथ बिकम द सीएम ऑफ यूपी, द स्टेट वाज नर्चर्ड फॉर इट्स पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड हाई क्राइम रेट। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले प्रदेश जो है बहुत दयनीय स्थिति में था कानून के मामले में। क्यों ऐसा, आपने किन परिस्थितियों को देखते हुए लिखा? देखिए, ये बात सही है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। आपने देखा ही होगा कि मुजफ्फरनगर में रॉयट्स हुए 2013 में, उसके पहले कुछ ऐसे किडनैपिंग से वारदातें हुई, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं था, कॉम्युनल एलिमेंट्स बहुत ही हावी हो चुके थे। मैंने 2012 में एडीजी इंटेलिजेंस के रूप में भी काम किया, फिर मैंने एडीजी सिक्योरिटी के रूप में भी काम किया, और एक प्रदेश की जो स्थिति थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर के रूप में नहीं जानी जाती थी। कई घटनाएं हो रही थी, कॉम्युनल राइट्स हो रहे थे, कॉम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। तो उसी का जिक्र मैंने किया है कि 2017 के पहले, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। और हमने देखा है कि ये बहुत बड़ा ही यूएसपी था बीजेपी सरकार के आने का। 2017 में जब इलेक्शंस हुए, उस समय हालांकि मैं स्टेट में नहीं था, मैं सेंट्रल डेपुटेशन पे था, उस समय मैं डीजी CISF था, और 2014 में मैं
केंद्र सरकार में आ गया था। मैं डीजी एनडीआरएफ था और उसके बाद डीजी सीआईएसएफ था। और जब मेरी नियुक्ति एज डीजीपी हुई तो मैं डीजी सीआईएसएफ के रूप में आया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और इसी का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है कि 2017 के पहले क्या थी। और इसी बात को लेकर बीजेपी की सरकार और फॉर दैट मैटर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने एक मन में ठान लिया और उसने एक इस प्रकार का रोल आउट किया कि हमें कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी बनानी है। एक्सटॉर्शंस हैं, किडनैपिंग्स हैं, रॉबरीज हैं, मर्डर्स हैं, रेप हैं, इन सबों का इंसिडेंट्स होते थे, रेगुलरली रिपोर्ट होते थे, जिसके बारे में हर एक न्यूज़पेपर चर्चा करती थी और कई जगहों पर हम लोगों को ये सूचनाएं मिलती थी। तो इसी का मैंने जिक्र किया अपनी किताब में। सर, आपकी जो किताब है इसमें केस फाइल ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, इसमें एक पूरा का पूरा एक आप चैप्टर में जिक्र करते हैं खीरी का, और ख़ासतौर से वहाँ पर टेररिज्म का। क्या है वहाँ की पूरी कहानी, कैसे आपने वहाँ पर देखा? वहाँ पर देखिए, लखीमपुर खीरी तराई का एक क्षेत्र है। तराई में कई ज़िले हैं, पीलीभीत, बिजनौर, सीतापुर भी एक तरह से है, रामपुर, मुरादाबाद, नैनीताल, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो हिमालयन फुटहिल्स पे है। और जब पंजाब में टेररिज्म शुरू हुआ, सिख आतंकवाद जब शुरू हुआ, तो 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसने जो है एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया, और उसका बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, और उसके स्पिल ओवर्स थे वो तराई में भी आए। 1947 के बाद तराई में बहुत सारे सिख समुदाय का वहाँ पे बसना शुरू हुआ। इनफैक्ट 1947 में कांग्रेस की सरकार की ये पॉलिसी थी कि हम वहाँ पे लोगों को माइग्रेशंस को बढ़ावा दें, और पंजाब के बहुत सारे लोग वहाँ पे आए और उन्हें उस पूरे जंगल को एक कल्टिवेबल लैंड के रूप में डेवलप किया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप जानते ही हैं कि सिख जो हैं वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में तराई का क्षेत्र जो है वो धान के पैदावार में और शुगर केन के पैदावार में वन ऑफ द हाईएस्ट एरियाज़ हो गया। मतलब इतनी वहाँ पे उपज होने लगी। लेकिन उसका एक दूसरा स्वरूप ये भी निकला कि जब 1984 के बाद जब सिख मिलिटेंसी बढ़ा, और 1980s के लगभग में 1988, 1989, 90, 91, इन सबों में जब पंजाब का स्पिल ओवर इधर आने लगा, बहुत से टेररिस्ट जो हैं वो तराई क्षेत्र में आकर छिपने लगे। जितने भी झालास थे, वो झाला जो है वो शेल्टर होम्स बन गए, और 1990-91 में स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। मुझे याद है कि जब मैंने 1992 के जुलाई में एसपी लखीमपुर खीरी के रूप में चार्ज लिया था, 1991 में 32 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें घटनाएं हुई जो मिलिटेंसी के द्वारा, मिलिटेंट सिख आतंकवादी जो हैं वो उन्होंने किया। और हमेशा जो है पुलिस जो है वो रिसीविंग एंड पर रहती थी। कोई भी टेररिस्ट मारा नहीं गया। पहले तो वो बैंक रॉबरी और डकैती वगैरह करते थे, वेपन्स को छीनते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। और 1992 में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि हम कैसे सिख आतंकवादी घटनाओं को रोकें। उस समय स्थिति इतनी ख़राब थी कि कोई भी पुलिसकर्मी पेट्रोल करने बाहर निकलता था तो अपनी गाड़ियों में लाइट नहीं जलाता था कि वो सॉफ्ट टारगेट ना हो जाए। मुझे याद है जब मैं पहली बार एसपी लखीमपुर खीरी के रूप में जब कुछ दिनों पे निकला, मैलानी या पलिया या गोला, तो मेरे ड्राइवर ने मना किया कि नहीं सर, ब्लू लाइट जो है एसपी का नहीं जलना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये रात में सॉफ्ट टारगेट हो जाएगा, मिलिटेंट्स आपको या टेररिस्ट जो हैं वो अटैक कर देंगे। मैंने कहा कि कुछ नहीं, ये एक विश्वास का भी प्रतीक है, और यदि हम अपनी गाड़ी में ब्लू लाइट जलाते हैं जो एसपी के लिए इंटाइटलमेंट है, तो ये हम कितने लोगों को, हम 3-3.5 लाख के पॉपुलेशन वाली इस ज़िले को हम कितना विश्वास पैदा करेंगे। तो हमने राइट फ्रॉम डे वन हमने कहा कि नहीं, जो हमारा ड्रिल है, जो हमारा बेसिक्स है पुलिसिंग का, वो होना चाहिए। और हमने अपने
व्यावसायिक दक्षता को दिखाते हुए इस बात को प्रयास किया कि किस प्रकार कम्युनिटी इंगेजमेंट से हम विभिन्न समुदायों को साथ लेकर चल के अपनी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी से, अपने ड्रिल से हम कैसे इस आतंकवाद पर कब्जा कर सकें। बिल्कुल सर, जो आतंकवाद की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में खास तौर से एक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि पहले इसको अपराध के नज़रिए से देखा जाता था। आप बाहर डेपुटेशन पर भी गए, आपको लोग अधिकारी जो होते थे वो पूछते थे कि आप तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहाँ पर कैसी क्या चैलेंजेस होते हैं खास तौर से, या जो उत्तर प्रदेश जाने वाले होते थे वो आपसे पूछते थे कि वहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, मैंने एक जगह मेंशन किया है कि यूपी जो है वो बैप्टिज्म बाय फायर है। वहाँ पे चैलेंजेस इतने कठिन हैं, चैलेंजेस इतने हैं किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए। और उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, अभी तो 23 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी तरह के अपराध को देखें वो आपको मिलेगा, वो स्टूडेंट्स छात्र से संबंधित हो, लेबर से संबंधित हो, अपराध से संबंधित हो, कॉमनल एलिमेंट से संबंधित हो, तरह तरह की समस्याएं वहाँ उत्तर प्रदेश में हैं। और कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसने उत्तर प्रदेश में नौकरी की है एज ए पुलिस ऑफिसर, तो वो एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में, अपने पुलिस के काल में उसने कई तरह के प्रॉब्लम्स को देखा, कई तरह के चैलेंजेस को उसने फेस किया, कन्फ्रंट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश को ये मालूम था, और ख़ासकर सारे पुलिस ऑफिसर्स को मालूम था कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की जाती है और किस प्रकार क्राइम्स जो है टाइम टू टाइम जो है हावी रहता है, जिसके कारण पुलिस जो है उस पुलिसिंग को अच्छी तरह नहीं कर पाती है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि ये जो किताब आई है सर की, क्राइम ग्रिम्स एंड गम्पशंस, केस फाइल ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, इसमें बहुत सारी जानकारी उत्तर प्रदेश को लेकर है, खास तौर से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से चलती है वो उसमें खास तौर से जानकारियाँ दी गई हैं। लेकिन सर, आपसे कुछ जानकारी मैं इस किताब के इतर भी जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश, जब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वहाँ पर क्राइम किस तरीके के होते हैं, क्राइम को लेकर भी डाइवर्सिटी है, कहाँ पर आपको बहुत शांत और बहुत ठीक इलाका लगता है? क्या कुछ उत्तर प्रदेश को लेकर आपका, क्योंकि आप डीआईजी भी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं। राइट, उत्तर प्रदेश जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही बड़ा प्रदेश है, आबादी और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से पूरे विश्व का ये 5वां स्थान है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 सालों में जितनी तरक्की की है उतनी तरक्की पिछले कई वर्षों में नहीं की है। आज उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही डेवलप्ड इकॉनमी के रूप में जाना जा रहा है। और हम लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टर समिट, जो पहले कभी इसके बारे में चर्चा भी नहीं होती थी, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो उत्तर प्रदेश आने में डरते थे क्योंकि उन्हें कहीं एक्सटॉर्शन न किया जाए, उन्हें किडनैप न किया जाए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ होने के बावजूद नोएडा और गाज़ियाबाद उतना डेवलप नहीं कर पा रहा था, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पा रही थी, इंडस्ट्रीज़ लोग छोड़ कर जा रहे थे। कानपुर जो कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, वो भी, वहाँ भी इंडस्ट्रीज़ की कमी हो गई थी। बिजनेसमैन जो है अपने ढंग से वहाँ पे काम नहीं कर पाते थे। इन सबों के कारण हमने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश का स्वरूप जो है अपराध के दृष्टिकोण से बहुत ही डिफरेंट था। ईस्टर्न यूपी जो है बहुत ही बैकवर्ड था, वहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा था, लोगों के रोज़गार की समस्याएं थीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थीं, कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा था। अगर वेस्टर्न यूपी को देखें तो वेस्टर्न यूपी जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है बहुत प्रोडक्टिविटी में, खासकर एग्रीकल्चरल क्षेत्र में बहुत आगे था, इंडस्ट्रीज़ भी थोड़ी बहुत लगी हुई थी। तो इस प्रकार एज ए पुलिस ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सभी तरह के अपराध थे, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, एक्सटॉर्शन हो, रॉबरीज हो, मर्डर्स हो, रेप हो, कॉमनल डिस्टर्बेंसेस या रॉयट्स हों। तो ये सभी चीज़ों का एक संगम था उत्तर प्रदेश, और दैट इज़ वाई उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही चैलेंजिंग था, पर्टिकुलरली फॉर ए पुलिस ऑफिसर। सर, इसमें जब आप, एक बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की, जब आप डीआईजी थे तब राम मंदिर का जो फैसला आना था, उस समय क्या चैलेंजेस थे? डीजीपी के रूप में आप वहाँ पर थे, और वहाँ पर आपने किताब में जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक एक कानून व्यवस्था का
निरीक्षण के लिए खुद पुलिस मुख्यालय पर मौजूद होते हैं उस समय। क्या कुछ तैयारियां थी आपको, क्या कुछ इनपुट्स थे, क्या फैसला आएगा तो कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, आपने पुलिस महकमे के तौर पर पुलिस क्या क्या तैयारी उस समय कर रही थी? देखिए, राम जन्मभूमि अयोध्या प्रकरण की का जो जजमेंट आने वाला था वो अल्टीमेटली 9 नवंबर 2019 को आया। और उसके पहले जैसा मैंने कहा कि 2017 से हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्रयास किया कि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक रॉयट नहीं हो सके, कोई बलवा नहीं हो, कोई वो नहीं हो। तो इस 3-4 सालों में हम लोगों ने पुलिस को इतना एक्टिव किया, गैल्वनाइज किया कि जहाँ कहीं भी कोई कम्युनल डिस्टर्बेंसेस होते थे तो तत्काल पुलिस वहाँ पहुँचती थी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पुलिस बहुत ही एक्टिव हो गई थी। और हमने देखा कि पुलिस के एक्टिव होने के कई कारण थे। एक तो एक बेटर लीडरशिप था, एक पॉलिटिकल फोरसाइट भी था, और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश संभवतः उस समय और आज भी वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया और ट्विटर सेवा जो है बहुत ही एक्टिव है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये केस चल रहा था और जजमेंट की आशंका, जजमेंट आने वाला था, तो हम लोगों ने न केवल फिजिकल तरीके से पुलिसिंग किया बल्कि हम लोगों ने सोशल पुलिसिंग भी किया और सोशल मीडिया की भी पुलिसिंग की। हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग से सभी पूरे प्रदेश को आच्छादित किया, हमेशा सभी को निर्देश देते रहे कि अपने अपने सेंसिटिव इलाकों में फुट पेट्रोलिंग करें। सोशल पुलिसिंग का ये आलम था कि जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, जिसको हम एक कम्युनिटी इंगेजमेंट कह सकते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग कह सकते हैं। तो एक फिजिकल पुलिसिंग हमारी हुई, दूसरी हमारी सोशल पुलिसिंग हुई जिसमें कम्युनिटी को हमने अपने साथ रखा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि कैसे हम सोशल मीडिया को पेट्रोल करें। सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग जो है बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोवोकेटिव मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत से ऐसे ग्राफिक इमेजेस आते हैं जिसके कारण भी दंगा भड़कने की संभावना होती है। तो हम लोगों ने इस विषय पर काफ़ी ध्यान दिया और जजमेंट आने के कुछ महीने पहले तक, वैसे भी उस समय तनाव तो बना ही रहता है, तो उस तनाव के दृश्य में भी हम लोग, उस माहौल में भी हम लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी कमर कस लिया और उसकी बराबर निगरानी होती रही, मॉनिटरिंग होती रही। जहाँ कहीं भी इस प्रकार के मैसेजेस आए उसको तुरंत या तो रिमूव किया गया या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया सेल जो कि पूरे 75 जिलों में थे उनको काफ़ी एक्टिव किया, उन पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कराई कि किस प्रकार हम उस पर कामयाबी पा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों चीज़ों का जो प्रतिफल हुआ और एक रिज़ल्ट निकला वो यही निकला कि 9 नवंबर को 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे कि निर्णय किसके पक्ष में जाएगा जी। वो हिंदू के पक्ष में जाएगा या मुस्लिम के पक्ष में जाएगा, लेकिन जिस किसी भी के भी पक्ष में जाएगा एक तनाव की आशंका बनी हुई थी। और यही कारण है कि 9 नवंबर को 2019 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो हम लोग पूरी तरह से तैयार थे कि किसी भी दशा को हम फेस कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस जजमेंट के बाद भी कहीं पे भी कोई न दंगा हुआ, न कोई इस तरह के डिस्टर्बेंसेस हुए, पूरा प्रदेश जो है शांतिपूर्वक रहा। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धि थी और सभी हमारे ऑफिसर्स और हमारे टीम मेंबर्स थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, उन सबों ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया जिसकी वजह से हम पूरे प्रदेश को डिस्टर्बेंस से बचा सके। सर, आपने जैसा बताया मुख्यमंत्री के बारे में, आप डीजीपी थे, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ थे। तो योगी आदित्यनाथ की जब हम बात करते हैं, कहा जाता है बहुत ही एग्रेसिव हैं, काम को लेकर भी उनकी कार्यशैली बहुत तेज तर्रार नेता के तौर पर। जब वो पुलिसिंग को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, खासतौर से वो अपने काम को लेकर दर्शाते हैं कि हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है, जब वो पुलिस अधिकारियों के साथ बैठते हैं, मीटिंगें लेते हैं, तब उनकी क्या भाषा शैली रहती है, वो किस तरीके से निर्देश देते हैं और क्या कुछ उनमें खास बात दिखती है जो एक नेता और पुलिस के बीच में जो सामंजस्य के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, मैंने अपने 37 साल के पुलिस कार्यकाल में
कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, वो भी हमारे मुख्यमंत्री रहे जब मैं एसएसपी लखनऊ था। उन्होंने तीसरी बार मुझे एसएसपी लखनऊ बनाया था 1998 में। उसके पहले माननीय मुलायम सिंह जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में भी मैंने काम किया। मायावती जी के समय में मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं फील्ड में नहीं था। यद्यपि वो जब मुख्यमंत्री थी 2007 से 2012 तक, उस समय उन्होंने मुझे बहुत ही संवेदनशील विभाग दिया था। मैं एडीजी स्पेशल इंक्वायरी था, जो प्रदेश के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याएं हैं, उनके विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, उसका मैं इंचार्ज था। तो वो भी एक तरह से बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेवारी वाला विभाग था। और अखिलेश यादव जी के समय में भी मैं एडीजी इंटेलिजेंस चीफ था और सिक्योरिटी का चीफ था। और अंततोगत्वा मैं जब मुझे डीजीपी बनाया गया उस समय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुखिया थे और अभी भी हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही कुशल प्रशासक रहे हैं और जब मैंने 2018 में एज डीजीपी काम करना शुरू किया तो उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए मात्र 7 महीने हुए थे और योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं संभाला था। वो एमपी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, लेकिन कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे जी। तो लोगों की अपेक्षाएं जो थी वो ये थी कि ये बहुत ही कुशल प्रशासक के रूप में उभरेंगे या नहीं उभरेंगे। लेकिन मेरा जो संवाद और मेरा जो केमिस्ट्री उनके साथ था, मैंने देखा कि उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। वो सबसे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी खासियत हैं उनमें। इनफैक्ट उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई और मैं अपने संस्मरण भी उनके ऊपर लिख सकता हूँ कि एज डीजीपी मैंने उनके साथ जो 2-2.25 साल बिताए, उसमें हमारे संबंध कैसे थे और किस प्रकार मैंने उनको देखा, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक हाईएस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में, पुलिस या अन्य विभागों में के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, और डिसीजन लेने की क्षमता। ही सच अ क्विक डिसीजन मेकर कि उन्होंने कोई भी चीज़ को बहुत क्विकली वो निर्णय लेते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने देखा कि एज डीजीपी उन्होंने मुझे एक तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं रखा कि कई तरह सामान्य जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं कि हमेशा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस में इंटरफेयर करते हैं। वो ट्रांसफ़र की बात हो या पोस्टिंग्स की बात हो या बहुत सी चीज़ें हैं। आज तक योगी आदित्यनाथ जी को मैंने इंटरफेयर करते हुए नहीं देखा। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, बल्कि शुरू में ही, प्रारंभ में ही उन्होंने कह दिया था कि ऑपरेशनल मैटर्स में मेरी आपसे स्वयं बात होगी और आपके बगैर रिकमेंडेशंस के मैं कोई भी पुलिस विभाग में निर्णय नहीं लूँगा, आपका रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। और बहुत सी चीज़ों, जैसे ट्रांसफ़र्स की बात है, पोस्टिंग्स की बात है या ऑपरेशनल मैटर्स की बात है, उसमें पुलिस विभाग को एक रूल बेस्ड फ्रीडम मिली हुई थी, जिसमें कि हम जो भी चाहते थे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करते थे। यही कारण है कि सबसे पहली हमारी प्राथमिकता थी कि कैसे हम रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करें और कैसे हम सुरक्षा की भावना लोगों तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज होते थे अधिकारियों पे? अगर होते थे तो क्या? नहीं, देखिए, कोई भी कुशल शासक जो है, प्रशासक जो है, वो नाराज होगा। अपनी नाराज़गी अगर नहीं दिखाएगा तो उसके साथ काम करने वाले अधिकारी कभी उसको सीरियसली नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी नाराज़ होते थे, लेकिन उनकी नाराज़गी कोई पर्सनल नहीं होती थी। उनकी नाराज़गी सिर्फ काम के प्रति होती थी। अगर किसी ने काम नहीं किया, चाहे वो पुलिस का हो या रेवेन्यू का हो या किसी भी विभाग का हो, मुख्यमंत्री जी नाराज़ होते थे। लेकिन उनकी नाराज़गी जो है वो हम सभी समझते थे कि उनकी नाराज़गी काम के प्रति ढिलाई या लापरवाही के कारण है, न कि किसी व्यक्तिगत चीज़ों के कारण। तो ये उनमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं उनसे हर एक बात कह पाता था। एक डीजीपी और चीफ मिनिस्टर का जो एक केमिस्ट्री होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन जो है मैंने देखा कि पिछले कई वर्षों में इस प्रकार का संबंध नहीं था मुख्यमंत्री और डीजीपी में। डीजीपी और मुख्यमंत्री एक ही पन्ने पर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले के कुछ वर्षों पूर्व डीजीपीज़ का कार्यकाल भी बहुत कम हुआ करता था। मुझे 2 वर्ष पूरा होने में और डीजीपी बने रहने तक
44 साल का अनुभव, 44 साल का इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। 40 साल से ऊपर के इतिहास में केवल मैं हूं और एक विक्रम सिंह साहब हैं जो 2 साल पूरा कर पाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हम टेन्योर को कैसे हम सिक्योर करके रखें। तो मैं उन्हें एक अच्छा कुशल प्रशासक मानता हूं, एक अच्छा राजनीतिज्ञ मानता हूं, एक सफल राजनीतिज्ञ मानता हूं। बिल्कुल, हम आपसे आखिरी सवाल और लेना चाहेंगे। एक जो आपने कुशल प्रशासक की योगी आदित्यनाथ की बात की, एक बात आती है कानून व्यवस्था को लेके कि बसपा की सरकार में जब मायावती मुख्यमंत्री होती हैं तब कानून व्यवस्था बहुत टाइट रहती है। क्या आपकी नज़र में मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती को आप कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था के मामले में? देखिए, कानून व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो मायावती जी भी बहुत अच्छी प्रशासक थी, लेकिन उनके समय में भी इस प्रकार के अपराध हुआ करते थे। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक कुशल प्रशासन दिया गया और पुलिस के बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। मैं बताऊं कि केवल लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम मैनेजमेंट में ही नहीं, ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, रिक्रूटमेंट में, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस वालों की जनसंख्या कितनी कम थी? और योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने ये महसूस किया कि पुलिस पब्लिक रेशियो जो है वो बहुत ही कम है और एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाया कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग में बहुत बदलाव आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आया है, बजट में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुआयामी जो डेवलपमेंट होता है वो पुलिस विभाग का ये योगी आदित्यनाथ के समय में ही हो पाया। बाकी सभी मुख्यमंत्रियों के समय में उतना नहीं हो पाया। वो केवल लॉ एंड ऑर्डर पे या क्राइम पे ही ध्यान दिए, इन्होंने सारे चीज़ों पर ध्यान दिया। आज हम जो भी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की आप बात कर लीजिए, हमारे पास फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज जो हैं उन्होंने इतना बढ़ाया है। साइबर सेल्स को, साइबर पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है साइबर सेल्स साइबर थाने बने हैं, जो पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर 18 हुए और अब 75 हो गए। गाड़ियों की संख्या, आप यूपी 112 की बात करें तो हमारे समय में ही लगभग 4000 4 व्हीलर्स की बढ़ोतरी हुई और लगभग 1500 जो है 2 व्हीलर्स की बढ़ोतरी हुई। कई ऐसे हम लोगों ने आदेश निकाले कि लड़कियां जो हैं रात में 10 बजे के बाद अगर वो अकेली जा रही हैं तो वो अगर 112 को कॉल करें तो तत्काल उनकी सहायता के लिए आए। रिस्पांस टाइम हम लोगों ने कम किया। 23 मिनट का रिस्पांस टाइम होता था जब हम डीजीपी थे, उसको घटाकर हम लोगों ने 15 मिनट और फिर बाद में 10 मिनट किया। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में, प्रोसिक्यूशन की बात करें, अभियोजन की बात करें, तो आपको मालूम होगा कि औरैया में पहली बार संभवतः 2019 में 9 दिनों के अंदर जो है पॉक्सो के केस में कन्विक्शन हुआ। हमीरपुर में इसी तरह का 28 दिनों के अंदर हुआ। तो और डिजिटाइजेशन जो प्रोसिक्यूशन का हुआ, तो प्रोसिक्यूशन के क्षेत्र में, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में, इन सभी चीज़ों में बहुत ही आमूल परिवर्तन आया है। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, खासकर जो योगी आदित्यनाथ जी का जो एक फोकस है, वो फोकस जो है वो न केवल अच्छी कानून व्यवस्था को देने का है, बल्कि एक पुलिसकर्मी के बिहेवियर में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके चाल चलन में, उनके गेटअप में एक आमूल परिवर्तन हो। आई थिंक उसी का वो प्रयास कर रहे हैं और किया है उन्होंने। तो बिल्कुल हमारी बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सिंह सर। और जो हमने चर्चा की उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो आज एक नई किताब आई है जिसमें कि क्राइम ग्रिम्स एंड गम्पशन केस फाइल ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, इसमें वो खास जानकारी, अगर आप उत्तर प्रदेश को जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जानना चाहते हैं, किस तरीके से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा हुआ, क्या कुछ उसके पीछे की कहानी थी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, अधिकारी क्या काम कर रहे थे और नेता लोग क्या उनको निर्देश दे रहे थे, वो पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो ये पेंगुइन इंडिया ने छापी है। और हमारे साथ आज बात करने के लिए खुद ओपी सिंह सर मौजूद थे, जो एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया और हमारे खास दर्शकों तक वो तमाम जानकारियाँ पहुँचाईं जो कि खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में
बहुत ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं। उनके पीछे आप इकलौते इंसान हैं जो उस वक्त वहां पर एसएसपी थे लखनऊ में, और गेस्ट हाउस कांड की जो जितनी भी रस्साकशी चल रही थी उस दौरान आपको सस्पेंड किया गया उसके बाद, तो वो पूरी चर्चा हुई। आज हमारे दर्शकों का जितना भी ज्ञान बढ़ाया आपने सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर इस किताब को पढ़िए और यूपी से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।